मैक्सिमम जो लोग हैं उनका जो क्वेश्चन होता है वो शादी से रिलेटेड होता है। शादी से रिलेटेड 99% लोग शादी के लिए आते हैं, पहले घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 12वें घर में सूर्य बैठा होगा, तलाक होगा ही होगा। आप रोक नहीं सकते। पहली बात तो मंगल दोष होता नहीं, तो लव मैरिज में हम कुंडली मिलाते नहीं नहीं है। तो इसका भी कारण मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को भी बताएं। हाँ, संतान व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य है, लेकिन एक अच्छी संतान का इस धरती पे जन्म लेना उससे ज्यादा अनिवार्य। हमारे यहाँ पे ना इशू क्या है, लोग बीमार होने के बाद आते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मिस्टर विंध्य प्रकाश। और आज हमने उनसे बात करी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कैसे एस्ट्रोलॉजी के हमारे बेसिक क्वेश्चन जैसे एजुकेशन, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ और वेल्थ, हम इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और साथ ही साथ हमने बात करी लिमिटेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मिसकंसेप्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और आपको अगर ये कन्वर्सेशन अच्छी लगेगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत बढ़िया है जी। तो सर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। आप एक जी, एस्ट्रोलॉजर हैं, बिल्कुल, साथ में पंडित भी हैं। बिल्कुल। तो आपका इंटरेस्ट कैसे बना एस्ट्रोलॉजी में? मेरा फैमिली की वजह से इंटरेस्ट है। Okay. मेरे पिताजी इसी प्रोफेशन के अंदर हैं। जी। तो बचपन से जब हमारे सामने पूजा पाठ इत्यादि रिचुअल्स होते थे और कैसे वो जन्म कुंडली देख के लोगों के बारे में फलादेश करते थे, तो मेरा इंटरेस्ट था कि ऐसी ये कौन सी साइंस है, ओके। ऐसी कौन सी ये विद्या है जिससे आप एक 2-4 चीज़ें आप देखते हो, कुछ लिखी हुई हैं एक छोटे से पेपर पे, आप उसके बारे में सब बताना शुरू कर देते हो। आप जो बताते हो वो हो जाता है, या जो होने वाला है वो आपको पहले पता है। तो मेरा इंटरेस्ट आ गया। हाँ, मैं 6-7 साल का था तो मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर पैदा होना शुरू हो गया। मुझे वो चीज़ें अट्रैक्ट करती थी बहुत ज़्यादा। तो आप कितने साल से इस फील्ड में हैं? मैं जब 12 साल का था तो मैं इस फील्ड में आ गया था। ओके, 12 साल से। हाँ, तो मैं अभी 37 का हूँ, तो आप देख लीजिए। आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 20+ ईयर्स का। 25+ के आसपास हो गया, जी। इसमें लगे हुए हैं। और मेन बात क्या है ना, वो जो इंटरेस्ट है जो पहले दिन था, जी, वो आज भी ऐसे का ऐसा है, मेंटेन है पूरा, वो सेम मेंटेन लेवल है। पे है। वो अब भी एक अंदर से है कि कुछ और जानने को मिल जाए, क्यूरियोसिटी तो एक। हाँ, कुछ और थोड़ा और पता लगे तो और मज़ा आएगा। ओके। तो वो चीज़ एज इट इज़ है। और मज़े की बात क्या है कि इस विद्या की ब्यूटी यही है कि आप जितना जानते जाओगे आपको और पता लगता जाएगा, नए एक आयाम खुलते जाते हैं ज्योतिष के। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे फिर लगेगा यार अपने ये भी नहीं। अपने, हाँ, हाँ, वो अपने आप इंक्रीज होता ही रहता है वो अरे टाइम के साथ। इसके साथ ना इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आपका इंटरेस्ट कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। मतलब जैसे आप कहते हो ना, आपकी एक रुचि या आपके मन को अच्छी लगने वाली इतनी चीज़ें हैं इसमें कि कुछ नया और पता लगेगा, कुछ नया और पता लगेगा। और जितना आप उसको शेयर करोगे, जितना आप उसको बांटोगे, वो बढ़ेगा। ओके। तो सर एस्ट्रोलॉजी में मेन जो लोग आते हैं जी। उनके किस प्रकार के सवाल होते हैं? वो जनरली किस फील्ड के बारे में ज़्यादा पूछते हैं? मैक्सिमम जो लोग हैं उनका जो क्वेश्चन होता है वो शादी से रिलेटेड होता है। शादी से रिलेटेड 99% लोग शादी के लिए आते हैं, भले ही वो जवान है, अच्छा, भले ही वो थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गई है, ठीक है। कि पंडित जी मैं पढ़ाई में या अपने कैरियर में इतना ज़्यादा फोकस था कि मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरी एज हो गई है 34, अब मुझे शादी भी करनी है। अब मुझे शादी तो करनी है। अब कुंडली देख के आप बताओ भाई होगी कि नहीं होगी। क्योंकि इतनी लेट होने पे क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि अब क्या पता टाइम ना निकल गया। हाँ, कोई मिले ही ना। और जो यंग होते हैं यंग की अलग वो तो फटाफट, वो तो कहते हैं जी, अगर उनको आप कहोगे ना कि आपकी 2 साल बाद शादी होने वाली है, बोले इतनी लेट। हाँ। हम तो 6 महीने की तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हमें तो फटाफट बताओ। तो ये एक मेजर क्वेश्चन है। तो ऐसी कुछ चीज़ भी आप मेरे को बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो इसका फाउंडेशन है वो 5 चीज़ों को बताने के लिए है। ओके। सबसे पहली तो है आपकी एजुकेशन। ओके। आपकी पूरी लाइफ का फाउंडेशन वो है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो आपकी मैरिज है। ठीक है। आपकी शादी कैसी होगी और आपका जीवन साथी कैसा होगा, इसके ऊपर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद संतान। डेफिनेटली संतान अच्छी है तो आपके जीवन को वो आगे लेके जाएगी। और जिनके बच्चे शरारती हैं तो उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने बच्चों को
लाइन पे रखने के लिए या उनको कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए। जी जी जी। फिर इसकी सबसे जो मेजर चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, वो हर आदमी जानना चाहता है कि मेरे पास वेल्थ कितनी होगी, घर कितने होंगे, गाड़ियाँ होंगी कि नहीं होंगी। क्योंकि देखिए आज भी बहुत सारे लोगों के लिए ये सपना ही है कि मेरे पास अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, मेरे पास अपनी गाड़ी हो। और सबसे लास्ट में जो लोग पूछना चाहते हैं वो उनका हेल्थ है। सबसे लास्ट हालांकि में ये पूछना पहले, चाहते हैं। हाँ, हालांकि ये सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए। ओके। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ इंडिया में 99% सबसे आखिरी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हेल्थ। और वो भी तब जब उसको डॉक्टर ने बता दिया हो कि आपको ये बीमारी हो गई है या ये बीमारी होने वाली है। ओके। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तब वो आके हमसे रिकन्फर्म करता है कि क्या इस बीमारी से मेरी जान जा सकती है। ओके। मतलब अगर हम उसको ये बोल दें कि नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, तो वो उस बीमारी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठा हुआ है। ओके। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला होगा कैंसर, गुरुजी ने कह दिया कि कुछ नहीं होगा मेरा। ओके। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशन। आपने बताया, तो एजुकेशन में हम एस्ट्रोलॉजी के क्या देखते हैं हम कि जो 3 व्यक्ति है तरीके की कैटेगरी है जी एक एजुकेशन के अंदर। जी बिल्कुल सर, बताइए इसके बारे में। एक टेक्निकल एजुकेशन है आपकी, ओके। एक आपकी जो है वो सेमी टेक्निकल एजुकेशन है, ओके। एक आपकी नॉन टेक्निकल एजुकेशन है। ठीक है। जो आपकी नॉन टेक्निकल है वो आर्ट्स को है, पूरा का पूरा फील्ड है, वो कॉमर्स वगैरह। ठीक है। और जो कॉमर्स है वो सेमी टेक्निकल है, और जो टेक्निकल है वो आपका पूरे का पूरा साइंस है। ओके, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस व्यक्ति की कुंडली में वो योग बन रहा है कि वो इस फील्ड में जाएगा, कौन से फील्ड में जाएगा तीनों में से। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सही डिसीजन एजुकेशन का ना ले पाने की वजह से अपने कैरियर में उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि फील्ड बनता था उसका मेडिकल का, लेकिन समहाउ हर किसी की कैपेबिलिटी में वो नहीं है फाइनेंस की वजह से, तो लोग नहीं कराते। तो लोग क्या करेंगे, छोटा कोर्स करा देंगे, BAMS करा देंगे, डेंटल करा देंगे या कम पैसे वाला। तो आप देखिए वो उसकी ग्रोथ हैम्पर हो गई वहां पे। जो एक MBBS या जो MS जो ग्रोथ लेता, या जो हाइट उसके कैरियर को मिलती, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। लेकिन कुछ लोग पैदाइशी पैदा होते लेकर आते हैं उस चीज आप उनको अगर सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा अपना सोसाइटी के अंदर अपना इनपुट दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से अपने काम कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ज्योतिष का, या पहला पार्ट है कि बच्चे को किस तरीके की एजुकेशन के अंदर जाना चाहिए। ओके, तो हम कुंडली में क्या देखते हैं कि हमें पता चल पाता है? हमें कुंडली के अंदर सबसे पहले तो ये है, जैसे हमने शनि और मंगल देख लिया, दोनों टेक्निकल प्लैनेट हैं। ओके। शनि अगर आएगा तो आपको जो है मैकेनिकल फील्ड के अंदर डाल देगा। शनि कहाँ आएगा? शनि अगर आपके एजुकेशन के घर से कनेक्ट करता है, जन्म कुंडली में जो पंचम भाव है जी, वो आपके एजुकेशन का है। जी बिल्कुल। अगर आपका शनि 5वें घर से या 5वें घर का स्वामी हो गया या 5वें घर पे दृष्टि रख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की टेक्निकल एजुकेशन होगी, इंजीनियरिंग लाइन की होगी। ओके, ठीक है। सेम राहु का भी अगर उसके ऊपर प्रभाव आ गया तो भी यही होगा। ठीक है, समझ गया। ऐसे अगर मंगल का प्रभाव इस घर पे आ जाए, या व्यक्ति का जो लगन है, या व्यक्ति का जो लग्नेश है जी, या व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो इसमें चला जाए, ठीक है, तो भी टेक्निकल में ही रहेगा। हाँ, तो शनि की राशि में चला गया तो टेक्निकल। अब सेम ऐसे ही मंगल के साथ कनेक्टिविटी आ गई तो मेडिकल फील्ड में चला जाएगा। ओके, ठीक है, समझ गया। सर्जरी में चला जाएगा। क्योंकि आप देखिए इसमें कॉम्बिनेशन क्लियर है, वो दोनों प्लैनेट टेक्निकल हैं लेकिन शनि मैकेनिकल है। ओके। और जो मंगल है वो मेडिकल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई अपनी कुंडली अभी खुद देख के चेक करना चाहे तो वो इस चीज़ से, तो वो कर सकता है? तो वो कर सकता है। अगर उसकी जन्म कुंडली में 5वें घर में मंगल बैठा हुआ है, या मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से, 4थी दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, या 5वें घर में आपके राशि नंबर 1 या राशि नंबर 8 है, तो ऐसे व्यक्ति का मेडिकल में जाने का योग 101% बनता है, और उसे जाना भी मेडिकल में ही चाहिए। ओके। तो सर अभी आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बता दिया, अब सेमी टेक्निकल रहेगा जो कॉमर्स वाले हैं। उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए बुध का रहेगा। बुध का कनेक्टिविटी 5वें घर से आना चाहिए। 5वें घर के अंदर बुध की राशि होनी चाहिए,
या कुंडली में जो लगन लगनेश चंद्रमा है उसका बुध के साथ योग बनता योग हो, बनना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कॉमर्स के अंदर, ऐसा व्यक्ति आपका जो है एमबीए के अंदर, मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर, या आपने देखा होगा चार्टेड अकाउंटेंट का जो फील्ड है जी, उस फील्ड के अंदर उसकी एजुकेशन होगी तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की को करेगा। पाएगा। जिन लोगों का नहीं है वो देख लें, उनका स्ट्रगल चल रहा है। जिन लोगों का एजुकेशन कुछ और बनता था, उन्होंने वो नहीं किया, तो आप देखिए ऐसे ही लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा। ओके। और सेम फिर बाकी के जो बचे हुए ग्रह हैं, अगर उनके साथ कनेक्टिविटी आ जाए, सूर्य के साथ आ जाए, चंद्रमा के साथ आ जाए, गुरु के साथ आ जाए, शुक्र के साथ आ जाए, तो आर्ट का फील्ड है ये। ओके। अब जैसे शुक्र के साथ कनेक्टिविटी आएगा तो गायक होगा, नृत्य करता होगा, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर होगा, डिजाइनर होगा, या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता होगा, क्रिएटिविटी का, सुंदरता का काम करता होगा। सेम ऐसे ही चंद्रमा का आ जाए। अब चंद्रमा का आ गया तो चंद्रमा क्या देगा? राइटिंग देगा चंद्रमा। ओके। चंद्रमा व्यक्ति को लिखने की कला देगा, लिखता बहुत अच्छा होगा व्यक्ति। ओके। ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए अखबारों में भी लिखा जा रहा है और फिल्म में भी लिखा जा रहा है, लेकिन जो फिल्म का लिखना है वो शुक्र है, अखबारों का जो लिखना है वो चंद्रमा है। आपने देखा होगा फिल्म वाले अखबार में नहीं लिखते और अखबार वाले फिल्म में नहीं लिखते, वो अलग अलग वो। हाँ, तो ये ग्रहों का प्रभाव है। सेम ऐसे ही आप देखिए बृहस्पति का प्रभाव आ जाएगा तो व्यक्ति जो होगा वो व्यापार के अंदर होगा, वो ट्रेडिंग करता होगा, वो सेल परचेज के अंदर होगा, सेल्स के अंदर होगा। तो ये उसकी एजुकेशन डिसाइड करती है कि उसको ज़्यादा इस फील्ड के अंदर ही रहना है कामयाब होने के लिए। अब इसको सूर्य से पकड़ लीजिए आप। सूर्य जो है वो आर्ट्स का प्लैनेट है, लेकिन सूर्य की जो कनेक्टिविटी है अगर 5वें घर से आ जाए व्यक्ति की, तो व्यक्ति आईएएस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। भले ही वो एजुकेशन तो बीए की करेगा, लेकिन आप देखिए वो बनेगा वो जब, तो वो आईएएस ही बनेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ बड़ा समझना जरूरी है कि ये सारे तीनों चारों जो प्लेनेट हैं ये हैं तो नॉन टेक्निकल, लेकिन सबके फील्ड अलग अलग हैं। शुक्र आर्ट्स में लेके जा रहा है, चंद्रमा क्रिएटिविटी के अंदर लेके जा रहा है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेके जा रहा है, गुरु ज्ञान का, विजडम का कारक है, टीचर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, लेक्चरर बन जाएगा। तो इस तरीके से है। तो आप इस रेशो को अगर पकड़ेंगे तो आपका मोटा मोटा 30% जो व्यक्ति है वो टेक्निकल के अंदर मिलेगा आपको, 15% आपको जो बच्चा मिलेगा वो आपको मिलेगा कॉमर्स के फील्ड का। बचा हुआ टोटल जो आपका 65% है वो नॉन टेक्निकल है, उनको आर्ट्स में ही जाना चाहिए। लेकिन आप देखोगे उल्टी गंगा बही हुई है पिछले 30 साल में। सब माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा टेक्निकल में जाए, साइंस ले। अब वही स्ट्रगल होता है बच्चे का, वो बना नहीं है उसके लिए, बट आप देख लो आप सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट है वो बीटेक वाले हैं। सही बात है। सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट है मेडिकल वाले हैं, क्योंकि अगर वो अंदर से उनकी जो है कनेक्टिविटी, सोल कनेक्टिविटी अपने सब्जेक्ट के साथ नहीं बनती, छोड़ देंगे वो। क्योंकि आप जबरदस्ती कब तक करोगे? सही बात है। आपको स्वयं को भी तो इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए ना उसके अंदर, प्लस पढ़ाई भी टफ है। तो ये बेसिकली पेरेंट्स के लिए है। ये बेसिकली ये पेरेंट्स के लिए है कि उन्हें समझना चाहिए। देखिए सभी बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी बच्चे अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, तो क्यों ज़बरदस्ती करनी है ना। आप क्या कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे रहे हैं आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी विश अपने बच्चे के ऊपर थोपना चाहते हैं। बाद में क्या होगा, इन्हीं चीज़ों की वजह से आपने देखा है बच्चों के संबंध खराब होते हैं अपने माता पिता से। हमारे पास नंबर ऑफ केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर माता पिता ये कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा हमसे बात ही नहीं करता। अब आप देखिए कोई बच्चा क्यों बात करेगा आपसे? आपने उसको 7 साल टॉर्चर किया है, 4 साल आपके डिग्री जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं है, और उसके बाद 3 साल आपका जो ग्रेजुएशन का मिनिमम टाइम पीरियड है। आप 7 साल की उसको सजा दे रहे हो और उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि उसकी जिंदगी में जब वो फेलियर हो जाए तो उसके बाद भी वो आपके लिए वही रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड रखे। कैसे?
आपने उसका पूरा जीवन तोड़ दिया आपने। जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बेस आप ये मान के चलिए, ज्योतिष का सबसे बड़ा बेस ही यही है, एजुकेशन। ओके। व्यक्ति के जीवन का बेस यही है, एजुकेशन। एजुकेशन। तो अब सर दूसरे टॉपिक पे आते हैं, मैरिज। जो आपने बताया 99% लोगों का सवाल यही रहता है, शादी Marriage, हाँ। मेरी कब होगी, क्या होगी। क्योंकि वो छोटे बच्चे से भी आप पूछोगे बड़ा होके क्या बनना है, तो वो कहेगा दूल्हा। ठीक है। अगर आप नर्सरी केजी के बच्चे से भी पूछोगे, या तो वो ये बोलेगा कि भाई साहब डॉक्टर बनना है, जिसे डॉक्टर नहीं बनना बोला उसे दूल्हा बनना है। ओके। ठीक है, ये हिंदुस्तान के अंदर 99% लोगों की चाहत यही है कि यार फटाफट बड़ा होना है, फटाफट शादी करनी है मुझे। अब देखिए, मैरिज इम्पॉर्टेंट इसलिए है, आप हर कुंडली के अंदर शादी का जो योग है जी। वो एक जैसा नहीं होता। अलग किसी की जो मैरिड लाइफ है वो टफ होगी, ओके। किसी की जो मैरिज लाइफ है वो स्मूथ होगी। अब जिसकी मैरिज लाइफ टफ होगी तो वहाँ पे उसका जो पार्टनर है वो बहुत ही शांत विचारों का होना चाहिए। ओके। ज्योतिषी का काम गुण मिलाना नहीं है। गुण मिलान ज्योतिषी का काम ही नहीं है। फिर किसका काम है? ज्योतिष का तो काम ये है कि मेरे पास एक जन्म कुंडली है, इस व्यक्ति का स्वभाव ये है, इसका आने वाला जीवन ऐसा रहेगा, ऐसे व्यक्ति का इसके लिए चुनाव करना जो इसके साथ कंपैटिबल हो। अगर नहीं होगा तो इसमें गुण का रोल नहीं है? गुणों का इसके अंदर आप ये मान के चलिए जो बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनमें से एक सारे पैरामीटर है ये। पैरामीटर में से एक पैरामीटर है। ओके। लेकिन इसको नाउडेज अगर आप देखेंगे तो बेस पैरामीटर मान लिया है। हाँ कि गुण, किसी गुण मिल गए बात खत्म। आजकल तो लोग खुद ही चेक कर लेते हैं, अरे मिल रहे चलो जी करा दो। भाई आप ये देखिए कि बाकी चीजें check उनको नहीं ये लगता है गुण मिल गए तो सब कुछ मिल गया। हम्म। अब आप, मुझे तो नहीं लगता कि जिनके गुण मिले हैं उनका तलाक नहीं हुआ होगा। और वो मेरे पास तो ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं कि वो आते हैं कि पंडित जी बोला ये तो तलाक हो गया इनका। मैंने कहा जी ये तो होना था। कह रहे जी गुण तो इनके 28 मिलते हैं, पर कैसे हो गया? तो तलाक कैसे हो गया? मैंने कहा जी गुण ही मिलते हैं, बाकी चीजें तो बाकी नहीं चीजें मिलती। नहीं मिल रही। कहते जी बाकी चीजें क्या होती हैं? मैंने कहा स्वभाव, ओके। नेचर। नेचर। आपको जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो, आपका स्वभाव उसके साथ मेल खाना चाहिए, जी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ना एक बड़ा गुण मिलान के अंदर एक छोटी सी चीज है, मैं दे देता हूँ, लोग अपनी कुंडली में लगा के भी देख सकते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके। कुंडली के अंदर गुण मिलान में 8 चीजों में से एक चीज है, उसको बोलते हैं गण। गण। गण में 3 प्रकार है, मनुष्य का, देवता का और राक्षस का। अब किसी व्यक्ति का जो गण है वो देवता है, आप उसका विवाह राक्षस से करा दें तो राक्षस और देवता की दोनों की शत्रुता है। दोनों का आपस में कभी भी आप देखिए तालमेल नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा। ओके। आप दोनों व्यक्तियों से इंडिविजुअल मिलिए, आप कहेंगे लड़का भी बहुत समझदार है, लड़की भी बहुत समझदार जब है, साथ में है लेकिन तब? जब वो दोनों साथ में बैठते हैं तो लड़की कहती जी ये तो सुनता ही नहीं मेरी, लड़का कहता है ये समझती ही नहीं मेरे को। क्यों? क्योंकि इनका वो गण अलग हो मैच गया, नहीं मैच कर नहीं कर रहा। ओके। देवता गण वाले व्यक्ति को देवता गण वाले से या मनुष्य गण वाले से ही विवाह करना है। हाँ समझ गया मैं। केवल राक्षस गण का व्यक्ति ही राक्षस गण के साथ विवाह कर सकता है। और 99% केसेस के अंदर मैंने ये देखा है, ये फेलियर मैंने डिटेक्ट किया है कि लोगों ने गण को टोटली इग्नोर कर दिया है। जी। लोगों ने गण को देखा ही नहीं, और मैं उनको मार्क करके हाईलाइट से देता हूँ। मैंने कहा ये देखिए सबसे पहले गण। बोले ओहो ये इतना इम्पोर्टेंट था। ओके। मैंने कहा भाई देखिए इम्पोर्टेंट तो सारी चीजें हैं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो तो नेचर है व्यक्ति का। फिर जन्म कुंडली के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मैच करनी होती है। आपके साथ उस व्यक्ति के जीवन में जो संबंध है वो लंबे चलने के योग हैं कि नहीं है। अच्छा। आपकी कुंडली का लग्नेश और उसकी कुंडली का जो लग्नेश है वो मित्र है, आपस में नहीं है मित्र। अच्छा। ओके। आपका जो 5वें घर का स्वामी है जिसको हम बोलते हैं प्रेम का स्थान, और उनकी कुंडली में जो 5वें भाव का स्वामी है वो दोनों मित्र हैं कि नहीं है। तो अब मेरा एक इसमें सवाल आता है, जैसे जब गुण भी मिलाते हैं तो लग्नेश का भी मैच होता है, तो उसमें तभी पता चल जाएगा वो तो लगन का पॉइंट से ही के वो जीरो है पॉइंट से नहीं कितना क्या पता चलेगा आपको, क्योंकि पॉइंट तो वहां पे चंद्रमा को मैच कर रहा है। नहीं मैं जैसे एक आंसर मान लीजिए उसको 8 गुण मान लेते हैं लग्नेश के। 5 होते हैं, कितने होते हैं? 8 होते हैं। नहीं उसके 5 हैं, 5 होते हैं ना? गण के 5 हैं।
गण के 5 है, लग्नेश के कितने हैं? लग्नेश बेसिकली इसमें गुण नहीं मिलान नहीं के आता, अंदर नहीं include आता, ही नहीं है, वही मैं पूछना चाह रहा था। इसीलिए लोग उसको मैच ही नहीं करते। अच्छा ठीक है, ओके। अब वहां पे ज्योतिष का जो मैनुअल वर्क है वो शुरू होता है, जिसके ऊपर अभी तक सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करता। ओके। अब यहाँ से पता लगता है कि आप जिनसे कंसल्टेशन ले रहे हैं वो ज्योतिषी हैं या कंप्यूटराइज्ड हैं। ओके, समझ गया। लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और चंद्रमा। चारों चीज़ देखनी लग्नेश पड़ेगी। आपकी खुद की पर्सनैलिटी, ओके पंचमेश आपके इमोशंस, ओके सातवां घर आपका अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार, ओके। और चंद्रमा आपके उसके लिए जो भावनाएं आप व्यक्त करने वाले तो हो। इनमें से कोई भी घर खाली हुआ तो? कोई भी घर खाली होगा तो आप उसको ये मान के चलिए कि उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने देखा है बहुत सबके सारे तो सारे घर भरे नहीं होते नहीं ना? मिलते, लेकिन फिर भी इसमें से 2 चीजें मैच करनी चाहिए। ओके ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि 50% तो होना चाहिए। कहते हैं ना भाई, समझौता कितना कर सकते हो आप? ओके, भाई बोला 50-50 तो हो जाएगा, 50-50 बोला हो जी जाएगा। एक तरफा, बोले जी एक तरफा नहीं पॉसिबल। तो एक तरफा समझौता नहीं हो सकता। ठीक है। और मैंने देखा जिन मैरिजेस के अंदर प्रॉब्लम आती है वहां पे समझौता एक तरफा है। मैंने कहा जी आपने देखा क्या था? बोले जी 2 करोड़ रुपए दहेज। मैंने कहा फिर कुंडली तो देखनी थी ना। बोले जी ध्यान ही नहीं गया कुंडली की तरफ, तो उसमें भी थोड़े 1000 लगा लेते। नहीं, पैसा खर्चने को तैयार है वो। हाँ अच्छा। लेकिन उनका क्या है कि सामने वाले ने प्रपोजल ही ऐसा रख दिया, या लड़की वालों के सामने प्रपोजल ऐसा आ गया कि लड़का इतना मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, या लड़का इतना वेल सेटल्ड है कि उन्होंने इन चीज़ों को ये मान लिया कि भाई जो व्यक्ति जीवन में इतना आगे गया है तो वो समझदार ही होगा। बट वो समझदार तो फिर जो ग्रह है वो आपके विचारों को प्रस्तुत करते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन है। आगे जाके दिक्कत हो गई, बोले जी हमने तो कभी सोचा नहीं था। यही बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग यही होती है कि जी हमने तो नहीं सोचा था ये हो जाएगा। भाई आप सोचता तो कोई भी नहीं है, ऑब्वियसली। कोई गलत क्यों सोचेगा? जो व्यक्ति विवाह कर रहा है वो गलत वो मतलब सेलिब्रेशन है, उत्सव है, उसमें क्यों नेगेटिव सोचेगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये इसका विचार करना चाहिए जी। इसका विचार करना बहुत अनिवार्य है कि आप जिनके साथ अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं जी, वहाँ बिताना चाहिए। नहीं, इवन ज्योतिष के अंदर ऐसे योग भी हैं जहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि आपके 2 विवाह होंगे। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जिनकी कुंडली में पहले घर में, 5वें घर में, 7वें घर में या 12वें घर में सूर्य बैठ गया, वो अपनी कुंडली चेक कर लें। आज की परिस्थिति में उनका तलाक होगा ही होगा। ओके। और ना हुआ तो 100% तलाक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता उनका तलाक ना हो, क्योंकि सूर्य विच्छेदकारी ग्रह है। पुराने समय के अंदर क्या होता था? पुराने समय में तलाक की परिभाषा ये होती थी कि औरतें घर छोड़ के नहीं जाती थी, लेकिन आपस में उनका जो संबंध होता था वो ऐसे होता था कि भाई ये ठीक है, ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूँ। बोला जी बाकी तो जी इसी का राज चलता है। बोले मैं तो अपने विचार रख नहीं सकती। अब क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे देश काल परिस्थिति का जो सूत्र है वो ये कहता है कि ज्योतिष के अंदर भी देश के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होता है जी। अब लड़कियां दबने वाली नहीं है। अगर आप उनको सम्मान नहीं दोगे, छोड़ देंगी। अगर आप उनको अच्छे से नहीं रखोगे तो वो आपको छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो वो तलाक होएगा, वो कुंडली में दिखता है। अब वो व्यक्ति कोई भी देखना चाहे वो देख ले, पहले घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 12वें घर में सूर्य बैठा होगा, तलाक होगा ही होगा। ओके। आप रोक नहीं सकते। लोग करते हैं इसको रोकने के लिए, घट विवाह करते हैं, पेड़ के साथ शादी करते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते, होगा। कई लोगों का रिश्ता होके टूट जाता है तो वो कहते हैं जी हमारा रिश्ता होके टूट गया तो अब तो हमारा योग काम कर गया। अपने आप भी तो संतुष्टि करनी होती है ना खुद की कि क्या पता अब हम बच जाए, अब शादी ना टूटे। उनकी भी टूटी है शादी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कोई तो होगा। 1 5 7 12 में लेके सूर्य बैठा होगा और 4 चला रहा होगा। 5 7 12 का मतलब हो गया 4 घर। 1 5 7 12 का मतलब हो गया 4 घर। ठीक है। 4 घरों का मतलब हो गया 30% की प्रोबेबिलिटी है जिन लोगों का विवाह टूटेगा ही टूटेगा, और ये स्टैंडर्ड रेशो है। यही मैं सुनना चाहता था, वो 30%, क्योंकि अभी तक वो 100% लग रहा था कि होगा ही होगा। नहीं 30% है ना। 30% रेशो है भाई। 30 अगर 10 व्यक्तियों का विवाह होता है तो 10 में से 3 व्यक्तियों के विवाह के टूटने की संभावना बनेगी ही सुनना था, बनेगी। क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि तो 100% हो गया। देखो वो स्टेटमेंट जारी थी। 100% का मतलब ये है, लोग जिनको हम समझा दें
या जो लोग खुद भी समझदार हो, कई लोग ऐसे होते भी हैं जो इस चीज को समझते हैं। जी। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो अधिकारी या प्रशासनिक पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनका जो समय है वो ज्यादा उसके अंदर चला जाता है अपने कार्य में। हाँ, तो उनके टाइम नहीं मिलता घर व्यक्तिगत में, जीवन में समय नहीं मिलता इस वजह से। कुछ केसेस में तलाक हो जाता है, कुछ केसेस में उनका पार्टनर इतना समझदार होता है कि ये लोगों की हेल्प ही कर रहा है, अगर समय दे रहा है वहां पे, तो वो उसको समझते हैं, उनका विवाह चलता है। और दोनों का आपने देखा होगा, अगर उसमें दोनों ही अधिकारी हैं तो पति की पोस्टिंग कहीं और है, वाइफ की पोस्टिंग कहीं और है, तो वो विवाह चलता रहेगा, क्योंकि दोनों कभी हफ्ते में 15 दिन में मिलते हैं, 2-4 दिन के लिए। रिटायरमेंट के बाद इकट्ठे होना है उन्होंने, तो तब तक व्यक्ति को कहते हैं ना भाई, जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है, आयु बढ़ती है, शरीर की ऊर्जा कम होती है, आदमी का गुस्सा भी, ईगो भी कम होता है, क्योंकि सूर्य ईगो का कारक है कि इसको ये क्यों नहीं आता, इसने क्यों नहीं समझा, इसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, ये। और यही लड़ाई का मूल कारण है, आप देख लो। ये तो है, इसके अलावा कोई और तो वजह नहीं है। तो आपने मेरे से एक ऑफ द कैमरा भी एक बात कर रहे थे, तो आपने बताया था लव मैरिज में हम कुंडली मिलाते नहीं है। तो इसका भी कारण मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को भी बताएं। हाँ, देखो हमारे यहाँ पे विवाह के अंदर ना एक लोगों को लगता है कि हर बार ना कुंडली मिलानी जरूरी है। देखो, कुंडली मिलाना केवल और केवल अनिवार्य है प्राजापत्य विवाह के अंदर, जिसको हम आज की लैंग्वेज में बोलते हैं अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का मतलब क्या है कि परिवार ने संबंध को तय किया है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जितने भी प्रकार के विवाह हैं, 8 प्रकार के टोटल विवाह हैं, उनमें कुंडली मिलाने का प्रावधान ही नहीं है। गंधर्व विवाह, जिसको हम आज लव मैरिज बोलते हैं, उसमें कुंडली मिलाने की जरूरत ही नहीं है। भाई आपने एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो अब उसमें क्या आपका जो है इसका शेष रह गया देखने का कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। या तो आप पहले विचार करें, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। आप रह रहे हैं किसी के साथ, कई वर्षों से रह रहे हैं, और आज की डेट के अंदर तो लिव इन वाले हैं, बच्चे जॉब कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं जी हमारी कुंडली नहीं मैच करती। भाई कुंडली मैच करने की क्या जरूरत है? गंधर्व विवाह में तो उसमें तो कोई फेरे लेने का भी नहीं कहा गया। अच्छा, ऐसा भी है? गंधर्व विवाह के अंदर तो ये कहा गया आपने एक दूसरे को पसंद किया, आप रहिए एक दूसरे के साथ, वो लिव ही नहीं है, उसमें तो फेरे लेने की भी जरूरत नहीं है। तो कुंडली मिलान तो बिल्कुल ही मेरे को लगता है अनिवार्य नहीं है। हाँ, देश के कानून के हिसाब से मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूर करानी चाहिए। कई लोग कहेंगे पंडित जी ने कहा फेरे ही नहीं लेने। वही। वो बेसिकली उसका कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे का चुनाव करना ही उसके अंदर फेरे लेने के बराबर माना जाता है। अच्छा भाई, आदमी लड़की को वचन देता है कि मैं तन से मन से आपकी रक्षा करूंगा, लड़की भी उसको धारण करती है कि मैं भी आपको मन से अपना पति स्वीकार करती हूँ, तो उसमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग लव मैरिजेस के अंदर भी कहते हैं जी कुंडली नहीं मिल रही हमारी, हमारे मंगल दोष हो गया है, हमारी कुंडली के अंदर ये दोष हो गया है। भाई पहली बात तो मंगल दोष होता नहीं, मंगल दोष नहीं, मतलब होता ही नहीं। मांगलिक दोष इतना कोई बड़ा दोष नहीं है जिसकी वजह से मतलब एक जो बात फैलाई हुई है कि अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ शादी हुई तो जो नॉन मांगलिक होगा वो मर जाएगा। पहली बात तो इसकी स्टडी क्या है, कितने लोगों ने कितने केसेस के अंदर देखा हुआ है, कई सुनी बात है। ये तो मिथ ही एक तरीके से। अगर किसी ने इसके ऊपर कोई एविडेंस प्रूफ स्टडी की है, भाई 100 मांगलिक व्यक्तियों को ही स्टडी किया हो, मैं ज्यादा की बात ही नहीं करता, फिर तो हम इसको मानते हैं। अगर 100 में से मैं कहता 50 भी मर गए हैं जी, तब तो हाँ कह सकते हैं हाँ भाई कुछ सीरियस है। 25 साल मुझे हो गए ज्योतिष करते हुए, 25 साल में मैंने ज्यादा तो कहता नहीं, मैंने 2000 तो कुंडलियां देखी होंगी। ठीक है, मरा कोई भी नहीं मेरे को तो आज तक दिखा नहीं मांगलिक नॉन मांगलिक में कोई व्यक्ति चला गया हो। ओके, तो ये भी एक मिथ है, कहीं सुनी बात है, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा भी मुझे लगता है बहुत सारी जो चीजें हैं वो कहीं सुनी है, और लोग ज्योतिष का जो प्रयोग करते हैं वो इन चीजों में मुझे लगता है जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जब आपने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो अब आप ये कह के कि हमारी कुंडली नहीं मिलती इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, तो आप अपनी कमी ज्योतिष पे डाल रहे हैं। वो कहते हैं ना अपना इल्जाम बड़े सफाई से दूसरे पे रख देना।
भाई ज्योतिष में तो साफ लिखा हुआ है, अगर आप एक दूसरे को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, आप विवाह करिए, आपको कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं। नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, चाइल्ड बर्थ। जी, तो चाइल्ड बर्थ में हिंदुस्तान में तो शादी होती इसलिए है। हाँ हिंदुस्तान में तो शादी का मेन पर्पज ही यही है, दादा दादी को वारिस चाहिए होता है। हाँ। क्योंकि उनके मन में एक धारणा ये है कि भाई अब हम बूढ़े हो गए हैं, बस अब हम पोते का मुंह देख लें। हाँ, बहुत लोगों की शादी इस वजह से होती है, इसी जल्दी। वजह से होती है, ग्रैंड पेरेंट्स का दबाव होता है, भाई जाने से पहले एक बार ये बहू का मुंह देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं वो नहीं आज तक किसी को पता चला। भाई उसको देखने से उनको ऐसी क्या खुशी मिलती है, वो उनको ये है भाई मैं जाते जाते बच्चे का विवाह देखना चाहता हूँ। और जैसे ही शादी होगी तो वो प्रेशर ये होगा कि एनिवर्सरी बाद में आए, चाइल्ड बर्थ पहले हो जाए। मतलब बच्चे का जन्मदिन पहले आ जाता है, शादी की सालगिरह नहीं आती। मतलब शादी तो 12 महीने के बाद, लेकिन इतना प्रेशर है कि भाई साहब विद इन 1 मंथ गुड न्यूज आ जानी चाहिए। तो हिंदुस्तान के अंदर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि ज्योतिष इसके बारे में ये कहता है कि उचित समय पे जी, उचित ग्रहों की स्थिति आने पर व्यक्ति को संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ओके। उसके बारे में वो बिल्कुल एक क्लियर एग्जाम्पल देते हैं कि संतान व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य है, लेकिन एक अच्छी संतान का इस धरती पे जन्म लेना उससे ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि आपने देखा होगा एक घर के अंदर सभी अन्य अनेक संतानें पैदा होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रतिभाशाली होती हैं, कुछ सामान्य होती हैं, कुछ सामान्य से भी नीचे होती हैं, जो शरारती कह लीजिए जिनको, या जो किसी की बात नहीं सुनते या मानते नहीं है, पढ़ने में भी अच्छे नहीं होते। तो वो सारा संतान का डिसीजन वहाँ से लिया जाता है आपकी कुंडली से, कि आपकी कुंडली के अनुरूप कब आपको संतान करनी चाहिए। ओके। और ये तो आपने बता दिया कि कुंडली के उससे देखा जाता है कि, तो ये कैसे पता चलता है कि हाँ ये समय आ गया, सही समय? वही सेम एजुकेशन का जो प्लेनेट है वही संतान का प्लेनेट है, 5वां घर। अच्छा ठीक है, ओके। और जिनका संतान नहीं हो पाती जी, बहुत साल हो जाते हैं, उनके लिए उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जिनकी कुंडली में संतान का योग ही नहीं है, उनको संतान होने में समस्या उत्पन्न होगी या नहीं होगी जी, लेकिन उसके लिए ज्योतिष में एक योग और बनता है, उसको भी देख लेना चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं दत्तक पुत्र योग, अडॉप्टेशन। बहुत सारे लोग हैं वो बच्चों को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। कुंडली में संतान का योग नहीं है जी, लेकिन अडॉप्ट करने का योग है, और कुंडली में दोनों में से एक योग होगा ही होगा। ओके, ये 101% कन्फर्म है। कंफर्म है। ऐसा बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनके संतान नहीं होती, क्योंकि कुंडली में अगर दोनों ही योग नहीं बन रहे हैं तो संतान नहीं होगी। हाँ, और उसमें आपने देखा होगा व्यक्ति की भी अनिच्छा होती है। अगर आप उसको बोलेंगे भी ना कि आप अडॉप्ट कर लें, तो वो व्यक्ति बोलेगा नहीं मेरे को भगवान ने देनी होती तो मुझे संतान होती, भगवान ने नहीं दी तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और ऐसे भी केसेस हैं जिनके यहाँ पे विवाह नहीं हुआ, ओके, लेकिन उनकी कुंडली में संतान का अडॉप्टेशन का योग था, उन्होंने संतान गोद ले ली। ओके, हाँ, उदाहरण के लिए पुराने समय के अंदर अगर आपने देखा होगा, परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु होने पे या किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पे जी, उनका पालन पोषण घर का कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा होता था जिसका विवाह ही नहीं हुआ। भी शादी तो उसकी हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल के बाद होनी हो, लेकिन उसकी कुंडली में योग है तो वो उनका पालन पिता की तरह कर रहा है। ओके, आज भी ऐसा हो जाता है, कोई दुर्घटनावश यदि कुछ हो जाए तो वो योग होगा उसकी कुंडली के अंदर कि वो संतान का पालन पोषण करेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा विषय है कि संतान के बारे में बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान सबसे पहला प्रश्न ही यही होता है शादी के बाद कि जी संतान कब होगी? कब होगी। ठीक है, तो सर अब आ जाते हैं संतान से आगे वेल्थ पर। वेल्थ के ऊपर 4th पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये कहिए 5, इन 5 से बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको व्यक्ति डिनाई कर सके कि मुझे ये चीज़ जीवन में नहीं चाहिए। वेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति जानना चाहता है कि जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, 20 साल हो गए मेरे को, घर नहीं बना पाया आज तक। तो ज्योतिष का काम है देखना कि आपकी कुंडली के अंदर घर का योग बनता है कि नहीं बनता। बहुत सारे लोग हैं
आज भी अगर आप आंकड़ा देखोगे जी, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की छत नसीब नहीं हो पाती। नहीं हो पाती, वो सड़कों पे या किसी भी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी। और बहुत बड़ा आंकड़ा है ऐसे लोगों का। और ऐसे भी लोग हैं जिनके भाग्य के अंदर ऐसे योग बनते हैं, तो आपने देखा होगा एक नहीं 10-10 घर है। हर शहर के अंदर एक घर है, एक घर है। हर देश के अंदर एक घर है। तो आपकी जो वेल्थ है, आपके पास कितनी वेल्थ होगी, कितनी प्रॉपर्टी होएगी, कितने वाहन होंगे, ये ज्योतिष में देखा जा सकता है आपके चौथे घर से। ओके। आपकी कुंडली में चौथे घर में अगर जी। योग बन रहा है तो आपको घर भी मिलेगा, आपको वाहन भी मिलेगा। और घर का वाहन का योग बनाने वाले 2 ही ग्रह हैं, वो है मंगल और शुक्र। ओके। अच्छा घर का शनि है, शनि भी देगा घर आपको, ऐसा नहीं है चौथे घर में शनि की दृष्टि आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं तब एक घर ले पाते हैं, उस पे भी लोन कराते हैं। हाँ। फिर घर वो होता है, वो छोटा सा होता है, और फिर उस घर के अंदर वो कहते हैं कि वही पेंट करा लिया तो फर्श नहीं डलवाया, फर्श डलवा लिया तो दरवाजे नहीं लगवाए। हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती तो वो है। शनि है, शनि परिश्रम से देता है ना। जी। शनि परिश्रम से देगा, आसानी से नहीं देगा। शुक्र वाले के घर में जाओगे आप तो वहाँ पे आपको पेड़ पौधे भी मिलेंगे, ग्रीनरी भी मिलेगी, स्विमिंग पूल भी देखने को मिल सकता है आपको, फाउंटेन लगा हुआ होगा। मंगल वाले में चले जाओगे आप तो भाई साहब घर के अंदर आपने देखा होगा किसी के एंटर किया, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाइन के अंदर। तो ये कुंडली का बहुत मज़ेदार वो है, फ्रूट है ये बेसिकली। आपने अभी तक जो एजुकेशन की, काम किया, पढ़ाई की, उसका फ्रूट ये है वेल्थ। यस। ठीक है, तो वेल्थ के बाद अगले आ जाते हैं हेल्थ पे। हेल्थ सबसे ऊपर ये मतलब अब सारे इस फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका हेल्थ है। हमारे यहाँ पे ना इशू क्या है, लोग बीमार होने के बाद आते हैं। जब डॉक्टर कह देगा ना जी आपको ये बीमारी हो गई है, फिर ज्योतिषी पे कंफर्म करने के लिए आते हैं कि पंडित जी मेरी कुंडली में देखो कुछ लग रहा है क्या, आपको बताएंगे नहीं आगे कि डॉक्टर ने बता दिया है। उनको भी हमारे साथ क्या है, वैलिडेशन चाहिए। हाँ भाई पहले हम देखेंगे पंडित जी बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, फिर आप बताओगे कि जी आपकी कुंडली में हाँ ऐसा लग रहा है, कोई आपको असाध्य रोग हो सकता है। असाध्य का मतलब है भाई नॉन ट्रीटेबल, कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें आपका इलाज नहीं है, उसका नहीं बना होगा इलाज। तो व्यक्ति का अगला प्रश्न ये होगा पंडित जी फिर इसमें मृत्यु हो सकती है मेरी। भाई वो कंफर्मेशन ये चाहता है, डॉक्टर को नहीं मान रहा, वो पंडित जी को मान रहा है। वो पंडित जी को मान रहा है, मतलब वो इस बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहता कि मेरा ट्रीटमेंट क्या है। अब पंडित जी कहते हैं कि आपकी जी दशा चल रही है, इसमें हो सकती है। अब वो जाके डॉक्टर को कहेगा कि भाई साहब मेरे को बढ़िया इलाज चाहिए, मेरे को बढ़िया दवाई चाहिए। और अगर पंडित जी ने कह दिया ना कि यजमान घबराने की जरूरत नहीं है, बोला ये तो आई गई सी बात है, तो कहेगा नहीं मुझे दवाई भी नहीं चाहिए। 3 टाइम की दवाई भाई साहब वो एक ही टाइम खाएगा और घर एकदम कहेगा कि आप चिंता मत करो गुरुजी ने कह दिया है। तो वो मेरे को लगता है कि वहां पे ना थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए कि आप अपनी जन्म कुंडली में सबसे पहला प्रश्न ही अपने हेल्थ का पूछें। ओके। क्योंकि जब कोई भी बीमारी बनती है तो ऐसा नहीं है वो रातों रात पैदा होती है, कई कई साल की ग्रहों की महादशाएं होती हैं, उसमें वो धीरे धीरे आपकी बननी शुरू हो गई है। तो आप डे 1 से अगर उसका ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे आप जाओगे ही नहीं कि कोई बीमारी बने। और अंत में एक बात ये है कि एक समय होने पे कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है, भाई आपकी आयु 80 साल हो गई है, 90 साल हो गई है, तो कोई ना कोई तो रोग आपके शरीर में बनेगा ही बनेगा। फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं 90 साल का हो गया, आपने तो मुझे कहा था कि मैं ध्यान रखूंगा तो बीमार नहीं होऊंगा। भगवान ने जन्म और मृत्यु अपने हाथ में रखी हुई है। 90-95 साल की उम्र में हो सकता है आपके शरीर में कोई रोग ना हो, लेकिन समय पूर्ण होने पे हार्ट फेल तो हो सकता है व्यक्ति का। बिल्कुल। और ऐसे लोगों का भी हार्ट फेल हुआ है जिनकी ब्लॉकेज ही नहीं है। मतलब ये भी एक साइंस का विषय है ना, भी हो सकता है हार्ट फेल, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है व्यक्ति के साथ। अब कोई व्यक्ति है स्वस्थ है, बहुत अच्छा है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन वो जा रहा है सड़क पे, उसको किसी ने टक्कर मार दी, तो वो काल किसी ना किसी रूप में तो आएगा, क्योंकि उड़ा दिया। हाँ, कोई अमर तो देखिए यहाँ नहीं है, आए हैं तो जाना भी है। बट ये है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे अर्ली एज में अगर आप देखेंगे 30-40 साल की उम्र का अगर हम एक
एज ग्रुप पकड़ें तो आज की डेट में हार्ट की प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा है, किडनी की प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा है और इवन लंग्स की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा है। ओके। पहले अगर आप देखोगे आज से 30 साल पहले तो ये एज शायद 50-55 के बाद थी। लाइफस्टाइल आप कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, हाँ पोल्यूशन भी इतना है। बहुत छोटी उम्र के बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे खाने पीने में या वातावरण में ही कोई ऐसी कमी है, तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। ये ज्योतिष में प्रिडिक्ट भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कम आयु के अंदर किसी बड़ी बीमारी का योग है और इसका व्यक्ति को प्रिडिक्शन लेने के बाद अपने जीवन में दिनचर्या में भी इसका सुधार करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु लिखी हुई है तो वो व्यक्ति अपना मनमाना दिनचर्या जिएगा तो सो ही रहेगा, जल्दी चला जाएगा। अगर हम किसी को बोलें कि आपकी आयु 100 वर्ष है और वो व्यक्ति ये सोचे कि भाई अब मैं तो परहेज ना करूं और मैं जो मन करे मेरा मैं खाऊं, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके उन क्रियाकलापों से उसकी 100 वर्ष की आयु घट के 95 भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर भी निर्भर है, क्योंकि जन्म भगवान ने आपको दिया है, जीवन जीना कैसे है इसका डिसीजन आपका है। तो ये मुझे लगता है ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो आपके लिए अंधेरे में दीपक का काम करती है। तो ये आपको मार्गदर्शन देने में सहायक है। बिल्कुल। इससे ज़्यादा इसके ऊपर अगर आप रिलाई करते हैं तो फिर आपको एक बार अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं या हैंडीकैप्ड हैं। क्योंकि किसी चीज़ पे आप गाइडेंस लेना किसी से कोई बुरी बात नहीं है। कहीं से आप कुछ जानना चाहें तो आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ओके सर, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में कोई लिमिटेशन भी होती है? हाँ, इसके अंदर लिमिटेशंस हैं। जैसे कि ना इसमें नियम है ज्योतिष करना कैसे चाहिए। ओके। जब आप कोई प्रोफेशन करते हैं तो उसका कुछ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बिल्कुल होता है। ऐसे ही ज्योतिष का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। और वो क्या कहता है? सबसे पहला तो है प्राइवेसी। मतलब आपके पास जो व्यक्ति आया है, जो वो प्रश्न पूछने वाला है या वो व्यक्ति कौन है, आपको इसका खुलासा नहीं करना। आपने पब्लिसिटी नहीं करनी कि आपके पास कोई व्यक्ति सवाल पूछने आया था। ओके। क्योंकि ये गोपनीयता है उसकी, क्योंकि वो जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है या जो भी आपसे अपने पूछने आए वो उसकी व्यक्तिगत जानकारी है। ठीक है। पहला हो गया प्राइवेसी। पहला है प्राइवेसी। ओके, नेक्स्ट। जब तक आपके पास कोई पूछने ना आए, ठीक है, आपको हवा में उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। मतलब अगर मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ ये मेरी मम्मी की कुंडली, आप इसको देख के बताइए। नहीं, मैं देख सकता हूँ। देख सकते हैं? मैं आपकी देख सकता हूँ। मेरी नहीं, मैं अगर मैं लेकर आऊँ ये मेरी मम्मी की है, मेरी भैया की है, आप अपनी माता जी के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं देख सकता हूँ क्योंकि वो आपकी फैमिली है। अच्छा, फैमिली है। अच्छा, अगर मैं लेके आऊँ ये मेरा फलाना दोस्त है, नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, नहीं देखनी चाहिए ऐसे पत्रिका, क्योंकि आप किसी की व्यक्तिगत जानकारी क्यों पूछना चाहते हैं? सही बात है। फैमिली में है तो दूसरा ज्योतिष के साथ भी ये है कि जैसे मान लो मैं किसी बड़े व्यक्ति की कुंडली देख रहा हूँ अपनी मर्जी से, जैसे वो मुझसे पूछना ही नहीं चाहता, उसने मुझे जानकारी दी ही नहीं है और मैं कहीं से अपने आप डाटा निकाल के जबरदस्ती फलादेश कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए ज्योतिष के अंदर। जैसे कुछ लोग निकाल देते हैं, देखिए विराट कोहली का ये है, बड़े नाम आप पकड़ लीजिए, भाई अंबानी का नाम लेते हैं ताकि प्रभाव उत्पन्न हो, व्यूज। विराट कोहली का नाम लेते हैं या शाहरुख खान का नाम लेते हैं, तो इतने बड़े नाम लेते हैं, लेकिन जब तक ये व्यक्ति अपना फलादेश आपसे न लेना चाहे आपको नहीं देना चाहिए। ओके। और दूसरी बात क्या है, डॉक्टर आपका जब इलाज करता है, 3 इडियट का बड़ा फेमस डायलॉग है, डॉक्टर जब आपका इलाज करता है तो वो आपकी बीमारी का इलाज करता है चुपचाप, लिख के नोटिस बोर्ड पे नहीं लगा देता। मुझे अगर किसी बड़े व्यक्ति को परामर्श देना है तो मैं उसको परामर्श दूंगा, अनाउंसमेंट नहीं करना, ना कि मैं YouTube के ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके। और जिसको वो देख भी नहीं रहा है, क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि जो डिटेल इनके पास है वो मेरी रियल डिटेल ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता ही नहीं है। अब मैं हैरान होता हूँ, ज्योतिष की जो नींव है वो 3 चीज़ों के ऊपर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म का सही समय
और समय और आपके जन्म का स्थान। अब लोग पता नहीं कैसे फेमस होने के लिए करते हैं, व्यूज के लिए करते हैं, या उनके मन में क्या भावना है, क्यों करते हैं, लेकिन ज्योतिष इसके लिए मना करता है, आपको ऐसा नहीं करना। एक अच्छे ज्योतिषी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। और सर कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में आप बताएं। बहुत सारी मिसकंसेप्शन है ज्योतिष के अंदर। आप बताना चाहें? ज्योतिष को जैसे चमत्कार की, अलादीन की विद्या मानते हैं लोग, लेकिन ज्योतिष का सबसे जो मूल बेस है, जो ज्योतिष के साथ जुड़ा हुआ है, वो कर्म है। ओके। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कोई चमत्कार नहीं होगा। कर्म तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। लोगों को लगता है कि ज्योतिषी के पास अगर आ गए हैं तो कर्म नहीं करना पड़ेगा। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों का। ओके। लोगों को लगता है कि हमारे पास आ गए तो अब उनका काम हो जाएगा। ये ऐसे नहीं है, कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। बिना कर्म के तो फल नहीं मिलेगा। इसमें बड़ी फेमस स्टोरी है, मैं हर बार बोलता हूँ जी। अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि नियति क्या है। भगवान कहते हैं तुम विजयी हो गए। तो अर्जुन कहता है कि जब मैं विजयी होने वाला हूं तो मैं युद्ध क्यों करूं, मैं तो वैसे ही जीतने वाला हूं। तो भगवान ने कहा जीतने वाले तो, लेकिन कर्म नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे? फिर तो मार देंगे। तो सब कुछ निश्चित होने के बाद भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि भाई ज्योतिष कर लिया, उपाय कर लिया, ये कर लिया, अब नहीं करना पड़ेगा। आपको कर्म और धर्म दोनों को साथ लेके चलना है। धर्म का मतलब ये है जो आप दान करते हैं, जो आप भगवान का नाम लेते हैं जी, वो भी करिए, और जो आपका काम है वो भी करिए। दोनों चीजें करनी पड़ेगी। तो लोगों को थोड़ा सा ये समझना चाहिए, छोटी छोटी ये चीजें हैं जिनको लोग सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। आपके मंच के माध्यम से अगर ये बात लोगों तक पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है, और लोग इसको समझते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं इसको ज्योतिष को किसी मदारी का खेल बनते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, क्योंकि ये विज्ञान है, पराविज्ञान है, और ये मार्ग दिखाने की विद्या है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। अगर आप वेदों को देखना चाहते हैं कि हमारे वेदों में क्या लिखा है, तो उसके लिए भी ज्योतिष आपको आना चाहिए, क्योंकि बिना आइज के आप किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। नहीं। तो इतनी अच्छी जो विद्या है उसको आज की डेट में किसी और तरीके से देखना या उसका कुछ और मतलब निकालना, ये वही बात हो गई कि आप ब्रह्मास्त्र से पीठ खुजा रहे हैं। सही है, ठीक है ना। मतलब जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उससे वो ना करना, ये सबसे बड़ा अपमान है, और दूसरी चीजें करना। ओके सर, तो सर आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए, आपसे सलाह मशवरा करने के लिए लोग आपसे कैसे संपर्क करें, एक बार आप ऑडियंस को बता दीजिए। मुझसे संपर्क करने का सीधा जो तरीका है वो वही है, जैसे आप आम आदमी से मिलने के लिए उन्हें फ़ोन करते हैं और उनसे कंसल्टेशन लेने के लिए समय लेते हैं। आप मुझे फ़ोन करिए, जो भी मेरे पास समय उपलब्ध होगा मैं उसमें आपको कंसल्टेशन दे दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन में कंसल्टेशन का नंबर आपका आ जाएगा। ओके। मेरा संपर्क का जो नंबर है वो है 9996272555। इस नंबर पे फ़ोन करके आप समय ले सकते हैं। ओके, तो सर आई गेस हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, और अब हमारा एक छोटा सा सेक्शन आता है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर आप स्पोर्ट्स वगैरह का शौक रखते हैं? बहुत। क्या, कौन सा खेल? मैं क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। तो आपके सर जाहिर सी बात है कुछ खास खिलाड़ी भी होंगे? हाँ, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये आप इनके फेवरेट? सचिन तेंदुलकर। जी जी, तो गॉड है, तो गॉड ऑफ क्रिकेट है। ओके, और साथ ही साथ आप मूवीज वगैरह देखते हैं? हाँ, मुझे फिल्मों का शौक है सर। तो आपकी कोई पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस? मैं गॉडफादर और एल पचिनो से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। ओके। मतलब वो फिल्म मुझे आज भी ऐसी की ऐसी लगती है, इतने सालों बाद। हाँ। तो मुझे लगता है वो फिल्म अपने समय से बहुत आगे जाके बनाई हुई है। ओके। और वो गजब है। कोई एक्ट्रेस? मैं एक्ट्रेस के बारे में ये कहूँगा कि सभी अच्छी हैं। हाँ। क्योंकि एक्ट्रेस का जो पैमाना है वो शादी हो रखी है आपकी? हाँ, मैं हाँ, तभी आपको सभी अच्छी हैं। हाँ। क्योंकि उनका जो पैमाना है सुंदरता का है, तो सभी बहुत खूबसूरत ही हैं। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है। बिल्कुल जी। और म्यूजिक वगैरह का भी फिर जाहिर सी बात शौक होगा। हाँ, कोई फेवरेट सिंगर, गाना कोई? मुझे क्लासिकल म्यूजिक है उसका बहुत शौक है। ओके। और जितने भी हमारे पंडित हैं या रहे हैं, मैं लगभग सभी को सुनता हूँ। ओके, तो सर दिस इज इट फॉर दिस सेक्शन, और हमारे सवाल भी खत्म हो गए हैं, और आई गेस ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आया होगा सुनने में। बिल्कुल। और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, उनको काफ़ी अपने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला होगा।
तो थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आपने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आप इतनी दूर से आए स्पेशली। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे सवाल पूछे ताकि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंच पाई। और डेफिनेटली इसके अलावा भी ऑडियंस अगर कुछ जानना चाहेगी तो वो अपना कमेंट में जी लिखेंगे। बिल्कुल, फिर जब हम दोबारा पॉडकास्ट लेंगे तो उसका हम सॉल्यूशन हाँ बिल्कुल उसके ऊपर जी बिल्कुल दोबारा बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, मिलते हैं तब तक के लिए। जय सिया राम। जय सिया राम।